जी, क्या डायरेक्ट इन पर्टिकुलर सेशन का फायदा ये होता है कि आप लोगों को मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी ना, एक चीज आप जो पढ़ लें बस वही मिलेगी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ये आ चुका है हमारे पास। सर गूगल मीट गूगल मीट के गूगल मीट पे भी तो हो जाती है ऑनलाइन। जी, वो तब होती है जब उसका कुछ है, कोई एडसेंस का अकाउंट अकाउंट होना चाहिए, ऐसे नहीं होती। तो इसीलिए मैं इस तरीके से रिकॉर्डिंग करता हूँ। खैर, रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा क्लास, हमने अब तक जो पिछली क्लास में देखा था, पहली क्लास में जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि बिजनेस करने के जो स्ट्रक्चर वाइज तरीके हैं वो तीन है। ठीक है। और उसमें हमने बताया कि कंपनी है, एओपी है और सोल प्रोप्राइटरशिप है। एओपी का मतलब हमने कहा था कि इसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। सही है, ऐसा कुछ याद आ रहा है? अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि कंपनी क्या होती है, तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक बंदे को उस तरफ लेके जाती है कि वाई टू रजिस्टर एज अ कंपनी। अच्छा, जब एक बंदा जब रजिस्टर एज अ कंपनी हो जाता है तो फिर ऐसा होता है कि उस पर कंपनीज एक्ट 2017 की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, और उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर हमारे पास थी कि या तो कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी। और पब्लिक होगी तो लिस्टेड होगी या अदर देन लिस्टेड होगी, और यानी अनलिस्टेड होगी। और प्राइवेट के अंदर हमने कहा था कि एसएमसी होगी या अदर्स होगी। अच्छा, प्राइवेट क्या होती है, हमने कहा था इसके तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक तो ये है कि उसके मेंबर्स 2 से 50 अप टू 50 होने चाहिए, अप टू 50 होने चाहिए। और इसके बाद हमने कहा था कि आपका वो जी, कोई हेल्प करेगा मेरी, ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होगी शेयर्स की। और तीसरा मैंने क्या बताया था जी क्लास? क्लास, मुझे आपकी आवाज अगर सब पब्लिक ऑफरिंग अलाउड नहीं सर होगी। पब्लिक ऑफरिंग प्रोहिबिटेड हो। पब्लिक ऑफरिंग प्रोहिबिटेड होगी, अलाउड नहीं, नहीं प्रोहिबिटेड होगी। एक्सेलेंट समीउल्लाह, अच्छा बताया आपने। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, हमने ये देखा था कि एक, दो, तीन और एक, दो, तीन और सात, ये हमने बताया था कि मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ कंपनी। फिर हमने बताया था कि नाम कैसे लिखा जाता है। ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट रिकॉल हो जाए, ये बहुत ही बेसिक है। तब आप लोग एग्जाम में बैठे तो आपको ये रिकॉल हो रहा हो। अच्छा, इसके बाद पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि हमने कहा था कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप पे लगता है, कंपनी चाहे कंपनी पे लगता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। और अगर तुम पार्टनरशिप हो, तुम कंपनी हो, तो तुम पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा और सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। अगर आपको ये बात याद आ रही है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस नो पता नहीं कुछ भी लिख दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ यार ये बात इनको याद आ गई है। जी क्लास प्लीज। क्लास मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी चलें, जबरदस्त, आप लोगों के रिप्लाई आना शुरू हो गए। मतलब रिप्लाई में कंजूसी ना कीजिएगा, वरना ये क्लास का मोमेंटम बनेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमें पता चलता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट का जवाब क्या था, कोई अपना इनपुट देना चाहे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An agreement Sir, enforceable by it's an law. agreement enforceable by एग्रीमेंट law. और इन्फोर्सेबिलिटी की बात हुई थी। फिर हमने देखा था कि अग्रीमेंट के अंदर कितनी चीजें शामिल हैं, अदर देन समीउल्लाह प्लीज। दो सर दो चीजें प्रॉमिस हैं, प्लस दो। कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है, प्रॉमिस और कंसिडरेशन अगर होंगी तो हम कहेंगे कि अग्रीमेंट हो गया। प्रॉमिस क्या होता है? Accepted एक्सेप्टेड proposal. प्रपोजल। प्रपोजल। प्रॉपर एक्सेप्टेड प्रपोजल, जबरदस्त। और कंसिडरेशन क्या होती है? समथिंग Something फॉर for समथिंग getting फॉर something समथिंग in return. समथिंग इन रिटर्न। और इन्फोर्सेबिलिटी के लिए हमने क्या बोला था? डिसाइडेड बाय द सर कोर्ट्स। कोर्ट Commercial डिसाइड करती है, transaction बट or लीगल legal ऑब्लिगेशन obligation. होनी चाहिए। और आमतौर पे 99% कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन पाई जाती है, और इसको कोर्ट डिसाइड करता है, ना कि हम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि व्हाट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हमें कोई लिस्ट बता दे तो हम ये पता कर लेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। तो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मुझे कोई लिस्ट गिनवाए। Offer and acceptance, नो एक्सेप्टेंस। consideration, ठीक है, capacity of party, ठीक free है, consent,
ठीक है lawful objects, writing and registration, possibility of performance भैया, और मुझे तो लिखने दो। certainty of terms. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, और क्या बोला? लीगल Lawful object, ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, और राइटिंग रजिस्ट्रेशन, राइटिंग रजिस्ट्रेशन, और Not पॉसिबिलिटी declared ऑफ as void. परफॉर्मेंस, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड, और possibility performance, पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और सर्टेनिटी ऑफ Certainty. टर्म्स। Certainty. सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। एक्सीलेंट। अच्छा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हमने देखा था कि इसको हमने प्रपोजल कहा था। कंसिडरेशन के अंदर हमने कहा था कि कुछ होना चाहिए। कंसिडरेशन एडुकेट होना जरूरी है क्लास? नो, No, sir. नो सर। नो सर। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं और मैं 100 रुपए वाली चीज 5,000 की भी बेच दूं तो कोई मसला नहीं है, और 5,000 वाली चीज 100 रुपए की भी बेच दूं तो कोई मसला नहीं है। बस कंसिडरेशन होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। फिर हमने देखा था कि पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Minors, unsound माइनर mind, और and parties disqualified by law. बाय लॉ उसकी एक लिस्ट है जो हमने नहीं देखी थी। फिर हमने कहा था कि फ्री कंसेंट की, कंसेंट फ्री कब नहीं होगी, कंसेंट फ्री कब नहीं होती। उसमें 5 बातें थी। कोर्शन यस था, सर, जब कोर्शन अनकॉन्शियसनेस होगी, था, फ्रॉड, फ्रॉड था, अनड्यू मिसरिप्रेजेंटेशन था, और मिस्टेक थी। मिस्टेक। ठीक है। फिर हमने कहा था लीगल ऑब्लिगेशन वही है जिसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया था। राइटिंग रजिस्ट्रेशन का रूल हमने ये समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए राइटिंग होना जरूरी इन राइटिंग नहीं है, यानी ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो कि उसके पर्टिकुलर लॉ में लिखा हुआ है कि हम ये ट्रांजैक्शन करते हुए तुम लिखना और रजिस्ट्रेशन लाजमी करा लेना, तो अब लिखना और रजिस्ट्रेशन कराना लाजिम हो जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा, valid नहीं होगा. सर वैलिड नहीं इम्पोर्टेंट नहीं होगा। है वरना। वैलिड नहीं होगा। जबरदस्त। अच्छा, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड, लॉ ने इसको मनाना क्या हो कि ये वॉइड है, यानी वेजरिंग ना हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो। अच्छा, इसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में हमने कहा था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है वो भी वैलिड नहीं है। और सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स में हमने कहा था कि चीज़ें क्लियर हों, टर्म्स क्लियर हों, सर्टेन हो, पार्टी को पता हो कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है और क्या हो रहा है। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास? Classification of contract. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आपको मेरी राइटिंग यहाँ से इंशाल्लाह बेहतर मिलेगी। ठीक है। अच्छा, देखो, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब यह है, या मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ। सर बात समझ नहीं आ रही, बात समझ नहीं आ रही, मैं फिर से कहता हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ। यानी अगर मैं एक रियल लाइफ की एग्जांपल समझूं, तो आप में से हर कोई, बेटा भी है किसी का हस्बैंड भी होगा, किसी का भाई भी होगा, किसी का दोस्त भी होगा। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर मिस्टर अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला की बहुत सारी पोजीशंस हैं मार्केट में, कि किसी के यहाँ एम्प्लॉय भी है, तो किसी का बॉस भी है, तो कोई इसको बेटा पुकारता है, तो कोई इसको अब्बा पुकारता है। इसका मतलब अब्दुल्ला एक ही बंदा है, मगर इसको लोग मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ करेक्टर्स के अंदर जानते हैं। क्या ऐसा होता है ना? आमतौर पे नहीं होता जी क्लास? होता है Yes, sir. सर। ऐसा ही होता है, Yes, बहुत sir. नॉर्मल बात है। ये सर उसी होता है। तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं मुख्तलिफ नामों से उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ, कि अगर ऐसे बोलूंगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे बोलूंगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा क्लास, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आखिरी क्लास तक ये आपके साथ रहेगा किसी ना किसी दर्जे में। यानी अभी पढ़ने के बाद जब आगे की क्लासेस आएंगी तो आप खुद पिक करेंगे कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ये नाम दे दूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ये नाम दे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं 3 तरीकों से। कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन हम कितने तरीकों से कर रहे हैं क्लास? 3 तरीकों से। Team. तीन। तीन इंफॉर्मेशन, तरीकों से. इन्फोर्सेबिलिटी, और आखिरी चीज है परफॉर्मेंस। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सप्रेस, इम्प्लाइड,
या कोसाई। क्या आप सिर्फ अभी नोट कर लें, अभी इसको हम समझ नहीं रहे, इसको सब लिख लेंगे फिर समझेंगे। विद रिस्पेक्ट टू इन्फोर्सेबिलिटी हम कहेंगे कि वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल और वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस हम इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड। जी, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया तो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। सर फॉर्मेशन में क्या लिखा आपने एक्सप्रेस के बाद? इम्प्लाइड और कोसाई। कोसाई। ओके सर। जी, आप लोग घर पे आ गए जो यूनिवर्सिटी गए हुए थे? यस सर। चलिए, अच्छा हो गया। अगर आप घर पहुंच गए? नहीं सर मैं यूनिवर्सिटी हूँ क्योंकि पहुंचा था तो क्लास शुरू होने वाली थी। अच्छा अच्छा, तो आपको यूनिवर्सिटी ने भी वहाँ पे किसी ने अपडेट नहीं किया? मैं तो उनको ईमेल कर चुका था। Sir, can you please show this screen? सर इतना अपडेट नहीं चलता हमारा एकेडमिक सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये खाना पूरी कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि आप सब ऑनलाइन हैं कि नहीं। यस सर। तो प्लीज़ मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करने दें। वो होता ना, मार्क्स लगा लो, मार्क्स लगाया? हाँ सबने लगाया, चलो मार्क्स लग गया भाई। चलिए हाँ। अच्छा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मुझे बताएं फिर हम आगे बढ़ें। यस सर कर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। No, no, sir. Sir, सही है, too much. नो वाला साहब पहले लिखते रहे, हम थोड़ा सा और लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस के अंदर आप लिख लें वर्ड्स स्पोकन और रिटन। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जाते जाते एक प्रैक्टिस की थी, वो आई होप कि वो बहुत इफेक्टिव रही होगी आगे चलने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल उसको बेस बनाइएगा। Sir, ये enforceability में third point क्या लिखा है? वॉइडेबल। Voidable. जी, और सर ये performance में second क्या है? Executed के बाद? Executory. एग्जीक्यूटिव। arises from the conduct of the parties in the course of dealing or circumstances। With the contents। वैलिड तो वैलिड है, हम ठीक ठाक इसको पढ़ के आए। So, in the course of dealing or circumstances. जी जी। A contract ceases to be enforceable by law, becomes void when it ceases to be enforceable। जी, आप लोग लिख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना? Yes, sir.
सब्सिक्वेंट। अच्छा, ये जो चार्ट अभी बन गया ना, ये जो अभी बन जाएगा, ये आपको एग्जाम में भी काम आएगा और आखिरी क्लास तक काम आएगा, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। सर ये आपने void में जो लिखवाया है, हम्म। वो void में पहला सेंटेंस है not void in start। जी जी। नॉट वैलिड इन सर जी void में तो नॉट वैलिड होगा ना सर? जी, मैंने यही लिखा है कि नॉट वॉइड एट इन स्टार्ट, या आप एट स्टार्ट कर लें कि शुरू में वो वॉइड नहीं होगा। ओके। सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही राइटिंग आपकी। राइटिंग क्लियर नहीं हो रही? सर लास्ट में जो लिखा है ये राइटिंग के लिए नहीं हो रही। अच्छा, मैं पढ़ दूंगा जब कोई इशू तो मुझे बहुत बताइएगा। छोटी हो गई है सर। अच्छा 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 अच्छा, अब अच्छी लग रही होगी ना, अब सही है। नहीं सर सेम ही चल रही है। सर जूम इन कर लें। मेरे ख्याल से अब देखिए, सर रीड कर देंगे आप? जी जी, इसमें मैंने ये लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। उसमें चार बातें: subsequent illegality, impossibility of performance, rejection of voidable contract, और चौथा है impossibility of depending event। A contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Subsequent illegality, impossibility of performance, rejection of voidable contract, impossibility of depending event। सही है जी? सर बिल्कुल भी सही नहीं है सर, समझ नहीं आया जी सर, नहीं लिख पाए। जी जी, लिखें लिखें। सर ये एक बार आप बता देंगे क्या लिखा हुआ है कि कहाँ पर? ये जो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये जो आपने लिखा है एक बार इसको नरेट कर दें। A contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। कब? Subsequent illegality, impossibility of performance, rejection of voidable contract, impossibility of depending events। ठीक है जी? सर ये voidable का रीड कर देंगे आप? Enforceable at the option of aggrieved party। सर अग्रीड पार्टी या अग्रीव्ड पार्टी? अग्रीव पार्टी। सर इसका पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग Impossibility of इवेंट। depending event जी। voidable वाला दोबारा बताते हैं। enforceable at the सॉरी, voidable enforceable at the option of aggrieved party।
जी क्लास मैंने लिख लिया। सर बोर्ड पूरा दिख नहीं रहा, नीचे थोड़ा सा कर दें। जी क्लास लिख लिया आप लोगों ने? जी नो सर। सर। नहीं सर, और अभी सर लिख रहे हैं। यार इतना तो मैंने भी नहीं लिखा, आपके पास अब क्या लिख रहे हैं? सर ये एग्जीक्यूटेड का क्या लिखा है? नथिंग। एग्जीक्यूटेड में नथिंग रिमेन्स टू बी डन। जी क्लास। यस सर। सर 2 ये मिनट्स। ये जो वॉइड एग्रीमेंट है ये इन्फोर्सेबल की टाइप ही है। नहीं उसमें हमने, हाँ इन्फोर्सेबिलिटी के अंदर है। और सर ये क्या लिखा है आपने, इन्फोर्सेबल एट द पीपीएम? क्या लिखा है मैंने? वॉइडेबल में जो आपने लिखा है इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। ऑप्शन ऑफ। जी क्लास। इस चार्ट में और तो कुछ एडिशन नहीं होगी ना सर? नहीं नहीं दोस्त, मेरी तरफ से तो इतना ही है। जगह नहीं सर रही। वॉइडेबल, हो गया सर। वाइड एग्रीमेंट का लास्ट उसमें क्या लिखा है आपने? नीचे थोड़ी स्क्रीन हो रही है। एनी बॉन्ड टू सेंट्रल रिस्टोर, बाउंड टू रिस्टोर, हु हैज रिसीव एनी एडवांटेज। वो इज रिसीव। ठीक है। जी क्लास। सर डन। जल्दी कर लो भाई, बहुत हो गया। डन सर। चलो शुरू करते हैं। अच्छा देखिए क्लास, हम ये देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन को हम तीन तरीकों से देख सकते हैं। ठीक है। और पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है फॉर्मेशन के हिसाब से, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी फॉर्मेशन तीन तरीकों से हो सकती है। यानी मिसाल के तौर पे आप आईओबीएम आए,
आपने कहा आईबीएम का आपका एडमिशन लेना आईबीएम में, ये कॉन्ट्रैक्ट है, सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्यों Yes, है? sir. क्योंकि उसमें सारी वैलिड एसेंशियल्स हैं। अच्छा, अब आईबीएम आए, आपने कहा कि यार मुझे एडमिशन लेना है, एमबीए करना है। उन्होंने आपको एक ब्राउचर पकड़ाया, एक एडमिशन फॉर्म दिया, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया, बिल आकर आपका एडमिशन हो गया। यानी एडमिशन हो गया का मतलब आपका क्या हो गया आईबीएम से? ताल्लुक जुड़ गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। Contract हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट की ये जो फॉर्मेशन है, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे? एक्सप्रेस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। Yes, कॉन्ट्रैक्ट। Yes, contract. ऐसा contract. कोई कॉन्ट्रैक्ट जो या तो बातचीत करके हुआ हो, कुछ बोल के हुआ हो, या लिखने के साथ हुआ हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बातचीत करके हुआ हो या लिख कर हुआ हो। लिखकर हुआ हो। लिखने के साथ हुआ हो। लिखने या के बोल साथ हुआ हो, जबरदस्त हुआ हो। तो या तो बोल के हुआ हो या लिख के हुआ हो। अच्छा, आप गए, आप किसी सिनेमा चले गए, आपने कुछ भी नहीं कहा, आप वहां गए, आपने देखा कि ऊपर लिखा हुआ है कि भाई 250 रुपए हैं टिकट के, 500 रुपए हैं टिकट के। आपने जेब से 500 का नोट निकाला, उसने आपको टिकट दे दिया। इसको हम क्या कहेंगे? Contract. रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे अभी हम देखते हैं। मेरे यहाँ अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट रुको। ओके सर। अच्छा मोहसिन भाई, आप अभी भी 2 जगह से ऑनलाइन आ रहे हैं, तो देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा खैर, जो भी है, तो मैं ये बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेशन है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का होना है, वो 3 तरीकों से। एक है एक्सप्रेस, एक है इम्प्लाइड, और एक है कॉसाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें आप कुछ लिख के बात, यानी आप कहीं जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, और तो बातचीत करते हैं या लिख के लेते हैं। इम्प्लाइड के अंदर ये होता है कि अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स और सर्कमस्टांसेस। यानी आपने ना कुछ कहा, ना आपने कुछ लिखा, बस आपके कुछ कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, जो जो दो लोग थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी ऑफरर और ऑफरी, उनकी जो हरकतें कुछ ऐसी थी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इनकी जो हरकतें कुछ ऐसी थी कि इसको हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, क्लास फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन सर इसका आवाज हो कट आपकी गई गया। बीच आवाज में। कट गई सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा होगा कि पार्टीज की कुछ हरकतें ऐसी होंगी, अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज की कोई मामलात ऐसे होंगे, कोई एक्शन ऐसे होंगे कि उसकी वजह से खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसको हम कहेंगे, जैसे अभी आप गए सिनेमा और आपने कुछ नहीं किया, जेब से 500 रुपये निकाले और उसने आपको क्या कह दिया, उसने आपको टिकट दे दिया। तो ये जो टिकट का देना और जो जेब से पैसे निकालना, या आप कहीं ठेले वाले के पास गए और आपने उसकी दुकान, उसकी शॉप पे कोई चीज़ पड़ी थी, आपने उसको पैसे दिए और आप आगे बढ़े, वो चीज़ उठा ली। तो आप दो पार्टीज की हरकतें कोई ऐसी थी कि अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन द कोर्स ऑफ द डीलिंग्स और सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी थी कि इसको हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप सिग्नल पे खड़े थे और एक बंदा आया जो गाड़ी का शीशा साफ करता है, वो आया, आपने उसको कुछ नहीं कहा, उसने आपका शीशा साफ किया। अब उसने आपसे पैसे मांगे, आपने उसको पैसे दे दिए। तो जब उसने आपका ये काम किया, तो कंडक्ट ऑफ द पार्टी जैसा था कि आपको ही पता था कि ये पैसों के लिए साफ कर रहा है। आप स्टेशन गए, किसी ने आपका सामान उठाया, आपको ट्रेन तक छोड़ा,
अगेन क्या कहते हैं, ये अराइजेस ऑन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है। तो इन तमाम सूरतों में हम क्या कहेंगे, ये सब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फॉर्म हो गया है। और इसकी फॉर्मेशन या तो आइदर एक्सप्रेस उसको हम क्लासिफाई करवाएंगे या इम्प्लाइड क्लासिफाई करवाएंगे। क्या ये बात क्लियर है क्लास? Yes, सर sir. फिर तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कब मतलब अगर इसकी एग्जांपल्स तो काइंड ऑफ तकरीबन सेम ही है। क्यों? सर मतलब ये है कि अगर आपने जिस तरह सिनेमा की एग्जांपल दोनों में दी, एक्सप्रेस में भी इम्प्लॉयड में भी, तो फिर इस तरह तो अगर हमें इंटरप्रेट करने में मुश्किल नहीं होगी मैंने सिनेमा में एक्सप्रेस की एग्जांपल कब दी? कि मतलब वहां पे सिनेमा अगर हम जा रहे हैं। हम्म सर बोले। आपने दी है, आई गेस आपने दी थी। मतलब अगर हम जाएंगे वहां पे सिनेमा की एग्जांपल ना भी दें, अगर आपने नहीं भी दी हो हम्म देखिए बहुत सिंपल इन है ना। केस, तो आपने अगर इसको हम ये इतना कह सकते हैं ना कि भाई अगर वहां पे हम जा रहे हैं, हम उनको बोलेंगे भाई मुझे 2 टिकट्स चाहिए तो आप उनको। बोल रहे हैं ना, जी 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 तो आपने बोला तो एक्सप्रेस हो गया। जी, जी सर, मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक। अच्छा मतलब वहां पे अगर ऐसा लिखा हो या रिटन या वर्ड्स स्पोकन का लफ्ज अगर लिखा हो तब हम एक्सप्रेस लिखेंगे, अदरवाइज वो इम्प्लाइड होगा, ऐसा ही है। मतलब आपको सिनेरियो ऐसे देखना होगा ना कि ये इसमें कोई बातचीत हो रही है या कोई इन राइटिंग हो रहा है, तो ठीक है, फाइन, को अग्रीमेंट साइन हो गया तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेस। अगर ऐसे ही चलते फिरते कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से आपको पता लग रहा तो इम्प्लाइड है। ठीक है सर, क्लियर। सर लेकिन जो लेकिन सर सिनेमा अगर का हम टिकट बोल आपको रहे मिला हो, तो वो भी तो रिटर्न में हो गया ना। हम्म सर रिटर्न में जो तो उसने सिनेमा आपको से आपको इनवॉइस टिकट दी है मिला, ना, उनमें तो उसने आपको इनवॉइस दी है, कोई रिटर्न, ये इसको रिटर्न अग्रीमेंट थोड़ी कहेंगे। जिनमें टर्म्स एंड कंडीशन होगी सर, उससे कह रहे हैं आप कि वो एक्सप्रेस होगा आपको। मतलब कहीं एक जगह आप लिख लेंगे भाई हमने कॉन्टेक्ट किया, जस्ट लाइक आपने घर ले लिया, आपने अपनी किसी को शॉप बेच दी, जैसे सिंपल आप इसको ऐसे रखें ना कि आपने किसी को अपना घर दिया किराए पे, ठीक है, तो आपने जब किराए पे कर दिया तो या तो आप ऐसे ही जबानी कलामी बात हो गई कि महीना रेंटल इतना होगा, या आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो ये हो गया एक्सप्रेस। अच्छा, आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने बार बोर्ड लगाया हुआ है कि पर डे फॉर 24 आवर्स के हम चार्ज करते हैं 5000 रुपीज। एक शख्स आया, उसने आपको पैसे दिए और चला गया, मतलब उसने रूम सर्विस ले ली, दिस इज इम्प्लाइड। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है। मतलब अच्छा, सर आप अगर आपने बोला है और आप रिटर्न में नहीं दिया तो वो भी एक्सप्रेस में ही होगा। जी जी, एक्सप्रेस में ही होगा। बहुत सिंपल मिसाल है ना, आप रेलवे स्टेशन गए, कूली आया, उसने आपका सामान उठाया, आपको ट्रेन तक लेके गया, आपने उसने आपको कहा पैसे, आपने कहा किस चीज़ का पैसे, तो उसने कहा भाई ये जो मैं तुम्हें यहाँ तक उठा के लेकर आया हूँ इस चीज़ का पैसे। आपने कहा मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें उठा के लेके जाना है। तो उस सबको पता है कि उसका काम ही यही है, तब आपको अगर नहीं पता तो आपकी गलती है। तो इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप यू आर अवेलिंग द सर्विस ऑफ समवन हु इज हियर, कि वो आपका सामान लेके जाए और आपको डेस्टिनी तक पहुंचाए। ये बात समझ आई? जी क्लास। ओके सर। Yes, sir. चलो जबरदस्त हो गया। अच्छा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई इसेंशियल मिसिंग होता है, यानी उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, लेकिन उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। उनको हम क्या कहते हैं क्लास? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी वो होते कंस्ट्रक्टिव। नहीं है, कंस्ट्रक्टिव वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, वो इम्पोज बाय लॉ होते हैं। लॉ ये कहता है कि भाई देखो ये बाय नेचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाय नेचर दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट वी आर इम्पोजिंग दिस, उसको आप मानोगे ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कुछ, देखिए आप उसको मानोगे ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने नहीं माना तो इस तरह माशरे में लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और क्या कहते हैं बहुत सारे लोग उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कौसाई होंगे, वो रूटीन वैलिड एसेंशियल्स उनके मीट नहीं हो रहे होंगे,
ये जो हमने देखे थे ना वैलिड एसेंशियल्स की मीटिंग हो, ये जरूरी, ये कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे होंगे जहां पर वो मीट नहीं हो रहे होंगे। तो देयर आर सम सर्कमस्टांसेस, जो स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं वो हम एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कोई कोसाई कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक चीज होती है और उसको हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज होती है और उसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का होना जरूरी है। ऐसा है कि नहीं? यस सर। सर यानी एक शख्स अगर माइनर है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नो सर। नो। No, sir. माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब हमने हमने खुद भी ऐसा किया है और गली मोहल्लों में बच्चों को हम देखते हैं कि वो मिसाल के तौर पे किसी शॉप पे जाते हैं और क्या कहते हैं, उसको पैसे देते हैं और चीज दे के आ जाते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? नो। Implied contract. Implied में होगा ना सर? है सर, कॉन्ट्रैक्ट तो है। सॉरी सर सर वो minor में आ वैलिड गया नहीं ना। होगा क्यों वैलिड नहीं होगा? तो सर, minor क्योंकि में आ माइनर गया। तो के साथ नहीं कर सकते। जबरदस्त, एग्जैक्टली आपकी बात सही है। मगर माइनर के साथ कहीं कहीं इवन वो माइनर हो तब भी आप कहोगे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यानी कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो गई जनरल रूल की, तो जो जनरल रूल की एक्सेप्शन क्रिएट हो गई वो बाय लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से तो नहीं हुई, क्योंकि लॉ ने कहा था कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का पूरा होना जरूरी है। मगर कहीं कहीं ऐसी एक्सेप्शन लॉ ने दी हुई हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। वो आगे चल के अपनी अपनी जगहों पर आएगी तो हम इस लिस्ट को पूरा करते जाएंगे। क्या बात समझ आई? जी जी। सर एक दफा ब्रीफली बता दें, वो कुछ मिसिंग है, समझ तो आ गई लेकिन कहीं कहीं मिसिंग है कोई चीज, तो एक दफा ब्रीफली ये एक स्टेटमेंट बोल दें इसके बारे में। देखिए मैं फिर से बता दूं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ये है कि टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मीटअप। ठीक हो गया? अच्छा, अगर जी वो सर। चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो इसका मतलब लॉ ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा है कि अगर वो वैलिड नहीं भी हैं तो इन इन सिचुएशंस में आपको मानना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं माइनर वो जो बच्चा कोई चीज़ लेने जाता है तो वो वैलिड शुमार होता है। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि जहाँ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होगी वह वैलिड नहीं होगा। तो इस केस हम्म। में कहीं कहीं कोई कोई ऐसी ऐसी लिस्टिंग आएगी जो हम अपनी अपनी जगहों में जाके पढ़ेंगे। मगर कभी कभी कुछ ऐसा आपको फील होता हुआ दिखे जो आप ऐसा टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसको हम कहेंगे कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है। आज की क्लास की हद तक आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम में अगर एमसीक्यू आता है कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर रैशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इररेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पोज बाय लॉ। ओके सर। क्या बात समझ आई? ओके सर। ओके सर। यस सर। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पोज बाय लॉ। ठीक जी है, सर। इम्पोज बाय यस। लॉ। क्या बात समझ आई? जी क्लास क्लास क्या ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट क्लास। अच्छा जी, अब हम देखने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फोर्सेबिलिटी। विद रिस्पेक्ट टू इन्फोर्सेबिलिटी अगर हम उसको क्लासिफाई करने निकले तो हमारे सामने चार बातें आ रही हैं। ठीक है, या तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, वैलिड होगा, या वो वॉइड होगा, या वो वॉइडेबल होगा, या वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है, इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब यह है कि जिसको आप लीगली क्या करवा सके, इन्फोर्स करवा सके, दैट कैन बी लीगली इन्फोर्स। और लीगल इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है कि आप उसको कोर्ट में ले जाके उसको नाफिज करवा सके। ऐसा ही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो
उसके अंदर एक तो ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये हमने पढ़ लिया। ये तब होगा जब सारे एसेंशियल्स को वो क्या करेगा, मीट करेगा। मीटअप करेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। सही है जी क्लास? Yes, sir. यस सर। Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. एक होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो एट द टाइम ऑफ बिकमिंग कॉन्ट्रैक्ट या एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड का मतलब वो वैलिड होता है। वॉइड का मतलब ये है कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड का डिक्शनरी मतलब क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल। तो नॉट इन्फोर्सेबल को यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट या एट द टाइम ऑफ बिकमिंग कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्सेबल होता है। वो इन्फोर्सेबल होता है, यानी नॉट इन्फोर्सेबल नहीं होता। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उसकी इन्फोर्सेबिलिटी सीज हो जाती है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी इन्फोर्सेबिलिटी सीज हो जाए उसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर बात समझ नहीं है, अब मैं आपको मजीद समझाता हूँ। वही वाली एग्जांपल हमने बेसिक क्लास में भी ली थी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने कहा था बी को कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा 15 लाख रुपए की। बी ने कहा था ठीक है, कल आप आना और ये कॉन्ट्रैक्ट लेके और ये गाड़ी लेके चले आना और पैसे देके चले आना। पैसे आपको मैं दे दूंगा और आप मुझे गाड़ी दे दीजिएगा। जब अगले दिन बी गया ए के पास पैसे लेके, तो गाड़ी नहीं थी, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कोई हादसा हुआ और गाड़ी रही नहीं। या ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो उसे अपना ऊंट बेचेगा, और जब वो अगले दिन लेने गया तो अगेन वो ऊंट मर चुका था। तो देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ तो सारे इसके एसेंशियल्स मीट होते दिख रहे थे। ए ने बी को ऑफर दी, बी ने उसको एक्सेप्टेंस दी, 15 लाख की कंसिडरेशन थी, सब्जेक्ट मैटर भी वैलिड था, वॉइड नहीं था। पार्टीज भी अज्यूमिंग दोनों क्या होंगी, कैपेसिटी उनकी होगी पूरी, सब कुछ चीजें अपनी अपनी जगह पे टिकाने लगी हुई थी। लेकिन जब बी गया ए के पास तो वो गाड़ी नहीं थी या वो ऊंट नहीं था। तो इसका मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड से वॉइड हो गया। Void हो गया. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये पूरा बोलना है क्योंकि आगे वॉइड एग्रीमेंट भी आ रहा है। तो वॉइड वॉइड नहीं हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है, वॉइड। क्योंकि वॉइड का मतलब मैंने आपको बताया ना, जो नॉट इन्फोर्सेबल हो। तो सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल का मतलब जिसको आप इन्फोर्स अब नहीं कर सकते। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना रहे उसको हम क्या कहते हैं, वो वॉइड हो Void जाता है। वॉइड। अच्छा, वो कब वॉइड हो जाता है, वो इन 4 सिचुएशंस पे होता है। हमारी एग्जांपल में अभी ये कौन सी सिचुएशंस को कलेक्ट कर रहा था, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ Performance. परफॉर्मेंस को। अच्छा, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी क्या होती है, ए ने बी को गाड़ी बेची, मिसाल के तौर पे टोयोटा यारिस बेच दी, ठीक है। और पता चला कि ए ने बी से कहा कि मैं आपको अपनी टोयोटा बेच रहा हूँ यारिस, और आप कल लेके आ जाइएगा 25 लाख रुपए। और रात में ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि यारिस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो या तो ड्राइवर को कभी भी उसका ब्रेक फेल हो जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा, या उसके अंदर धमाका हो जाएगा। वो इतनी डेंजरस है अगर गर्मी की हीट 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ गई तो। यानी ये गाड़ी डेंजरस हो गई है और इसको आप सेल नहीं कर सकते। और बराए मेहरबानी जिसके पास ये गाड़ी है वो गवर्नमेंट को आके जमा करवाए और पैसे लेके चले जाए। क्या ऐसी कोई पाबंदी कभी आ सकती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो? आ सकती है। बिल्कुल आ हो सकती सकती है। है। अच्छा, आज ये लोग जो 27 सितंबर को बातें कर रहे थे कि कल मैं आऊंगा पैसे दे दूंगा, 28 सितंबर को जब बी ए के पास गया तो अब ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो चुकी है। अब ये काम ये नहीं कर सकते, या आप इसको सब्सिक्वेंट इलीगलिटी भी कह सकते हैं कि अब ये काम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो सेल ऑफ कार थी, नाउ दैट हैज बिकम इलीगल। यानी सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में,
एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो गाड़ी बेचना लीगल थी, बाद में सब्सिक्वेंटली वो इलीगल हो गई और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, सेल नहीं हुई थी, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से क्या हो गया क्लास? void contract. Void कॉन्ट्रैक्ट contract हो हो गया। गया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes. Yes, sir. बेहतरीन। अच्छा, फिर एक आप समझे रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो हम पर्टिकुलर केस समझते जा रहे हैं, इसके बारे में लिखते जा रहे हैं, एग्जांपल्स मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। आई होप कि आप अपने पास लिख रहे होंगे। एग्जाम में भी सिनेरियो ऐसा ही आएगा कि ए ने बी को एक गाड़ी बेची और रातों रात अनाउंस हो गया कि यार ये नहीं है, मसला हो गया। तो अब आपने ये पिक करना होगा और सवाल ऐसे होगा ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, identify the classification of the contract. So identify the type and identify the type of the contract with respect to its enforceability. Identify the type of the contract with respect to its enforceability and formation. तो अब आपने with respect to formation यहाँ पे पिक करना होगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता, जो भी हमारी एग्जांपल थी। ये गाड़ी वाली एग्जांपल में विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन होता, और विद रिस्पेक्ट टू इन्फोर्सेबिलिटी में क्या होता? void होता। और void ऑन द बेसिस ऑफ किस पे होता? Subsequent illegality भी होता। एक्सेलेंट। अगर आपके आंसर में ये सारी कीवर्ड्स हमें दिख रहे होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और आपने आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है वो आप इसी क्लास में देख चुके हैं। सबसे पहले आपने लॉ पिक करना है, तो लॉ यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो आपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का अगर लॉ बता दिया तो समझो आपने पिक कर लिया कि यार ये आपका लॉ सही है। फिर आपने डिस्कशन ऑफ द फैक्ट्स किया और फिर आपने कंक्लूजन है। क्या बात समझ आई क्लास? Yes, sir. रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब तक मुझे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता होगा तो मैं इसकी रिजेक्शन को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे मानूंगा? देखिए, वॉइड एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके अंदर पूरी वॉइड होने की सलाहियत होती है, यानी उसकी एबिलिटी होती है कि वो क्या हो जाए, वॉइड हो जाए। एबल निकला एबिलिटी से ना, एबिलिटी निकली है एबल से। एबल का मतलब उसमें कैपेसिटी है कि वो कुछ कर सकता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो क्या हो सके, Void वॉइड हो सके। इसका मतलब वो बाय नेचर वॉइड है नहीं है। बाय नेचर वॉइड, उसमें सलाहियत है कि हम उसको वॉइडेबल करार दे सकें, मगर ऐसा नहीं है कि वो वॉइड है। इसका मतलब ये हो गया कि अग्रीव पार्टी के पास ये राइट है कि वो कहे कि ये इन्फोर्सेबल रहेगा या नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बी को अपना मोबाइल बेचा और ए ने बी को अपना मोबाइल बेचा 55,000 रुपए का। क्यों बेचा? क्योंकि बी ने ए को धमकी दी थी कि अगर तुमने मुझे अपना मोबाइल नहीं बेचा तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। पता नहीं उसके मोबाइल में ऐसा क्या था। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस तरह कोई किसी को बोल सकता है? नो सर। बोल तो सकता है ना भाई, बोल सकता है। बोलने की मना थोड़ी है। मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ ना, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। क्या ख्याल है? यस सर। तो बोल तो सकते हैं। अच्छा, अज्यूमिंग के बी डर गया और उसने ए को मोबाइल बेच दिया, ऐसा हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है। अच्छा, अब बी इस केस में क्या हो गई? बी इस केस में हो गई अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी का मतलब यह है कि बी के पास बी की इंटेंशन, बी की कंसेंट फ्री नहीं थी ना। बी को जबरदस्ती इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया, ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यानी बी के साथ क्या परफॉर्म हुआ है? कोर्शन। क्या ख्याल है? Yes, sir. अच्छा, आपको चीजें कनेक्ट होती दिख रही हैं? पहली क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी, दूसरी क्लास की चीजें कनेक्ट होती हुई दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा,
Yes, sir. बी अग्रीव पार्टी बन गई, बी के साथ हुआ क्वेश्चन, बी ने बिल आखिर ए को बेच दिया। अब बी के पास ये राइट है कि बी कोर्ट में जाए और ए पे केस फाइल कर दे कि भाई इसने मुझे जबरदस्ती मेरा फोन खरीदा है और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी और मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। तो क्या होगा, अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि वाकई में बी के साथ ऐसा हुआ है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था बी के पार्ट पे, ये क्या हो गया, रिजेक्ट, void हो गया वॉइड हो गया। क्या हो गया, Void. void हो गया वॉइड हो गया। यानी रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई रिजेक्ट कर देता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो वो क्या हो जाता है, पर बात समझ नहीं आ void हो रही। जाता वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कोई रिजेक्ट कर देता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, या मेरे साथ ये गलत हुआ था, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या हो गया, void contract, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या बात समझ आई? नहीं सर, सर एक चीज पूछनी है कि जी एट द बोलो। फर्स्ट प्लेस हम इसको कैसे बोल रहे हैं ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है? मुझे तो ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। मतलब उसने इसको बेचा, हाँ प्राइस तो वो बाद में सेट हो रही है ना कि ये नहीं, महंगा या सस्ता बेच दिया। मैं आपको समझाता हूँ सर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या कहते हैं ना, आप मेरा मोबाइल खरीद लें। आपने कहा सर मुझे भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा खरीद लो वरना इस बार मैं आपको फेल कर दूंगा। आपने कहा सर कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं सीरियस बता रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं आपको ही बेचना चाहूँगा। आपको ख़रीदना है तो खरीदो, नहीं तो फेल हो जाना, कोई इशू नहीं है। आपने मिसाल के तौर पे डर गए आप, और आपने कहा ठीक है सर ये मैं आपको दे रहा हूँ, ₹1,00,000 पकड़े और फ़ोन दे दो मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो इसमें आपको कोई गलत होता हुआ महसूस हो रहा है? ये सर गलत तो होता है, महसूस तो हो रहा इधर है। इसके साथ भी तो यही हो रहा था, तब आपको नहीं हो रहा था गलत महसूस? ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो अगर तो ऐसा होता कि आप कहता हाँ यार चलो पेपर तो निकल जाएगा एटलीस्ट, तो आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था ना ये, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था आपके पार्ट पे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें पार्टी की अग्रीड पार्टी की कंसेंट फ्री ना हो। कंसेंट फ्री ना हो इसका मतलब उसके पास राइट होता है कि वो उसको वॉइड करवा दे। तो जब उसको वो वॉइड करवा देगी तो वॉइडेबल कन्वर्ट हो जाएगा वॉइड में, और वॉइड एक कॉन्ट्रैक्ट होता ही तब है जब वो सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए 4 सिचुएशंस हैं। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हो जाए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिबेटिंग इवेंट हो जाए, या रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्या बात समझ आई? ठीक है सर, क्लियर। yes sir, सही है, बेहतरीन हो गया। बात समझ आ सर रही है जी? सर voidable होने के लिए void होना जरूरी है, void होने के लिए voidable होना जरूरी है, ये थोड़े कंफ्यूजन है। फिर से बताइए, पूछिए। voidable होने के लिए void होना पहले जरूरी है या void होने के लिए voidable होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को? वॉइडेबल होने के लिए वॉइड होना जरूरी है? नहीं, वॉइडेबल होने के लिए वॉइड होना जरूरी नहीं है। वॉइड होने के लिए भी सिर्फ वॉइडेबल होना जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो वॉइड होने के लिए तो सिर्फ वॉइडेबल होना जरूरी नहीं है ना, 4 सिचुएशंस हैं। वॉइडेबल हो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट हो, और सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हो। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि वॉइड होने के लिए सिर्फ वॉइडेबल होना जरूरी नहीं है, हाँ वॉइडेबल होना भी जरूरी है। सही हो गया? ओके सर, अच्छा, गॉट इट। तो वॉइडेबल सर वो नहीं, ये इसका ही जवाब है। इसको इस सवाल के जवाब को कोई भी ना ले। इसने इतना मुश्किल टंग ट्विस्टर पूछा है कि पहले तो मैंने 2 बार अपने आप को समझाया है, सच बता रहा हूँ। तो ये सर आज वैसे कोई आसान टॉपिक नहीं है, मतलब सब वॉइड और वॉइडेबल ही हो गया, मतलब एक वैसे ही ऑनलाइन सर है। रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है शायद रिकॉर्डिंग जो हो हमें रही है, लेक्चर। और क्या कहते हैं सब ना, आके हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है पहली बात। और ये ऑनलाइन हो कि फिजिकल हो, टॉपिक तो थोड़ी मतलब ऐसे थोड़ी कोई चेंज कर देंगे, क्या मतलब इसे मैं जरा आप ऑनलाइन फिजिकल पे जरा आसानी होती है आज समझने में, ज्यादा अब तो। अच्छा है कि आपको कम एंटरटेन किया जा रहा है, मैं तो खुश हूँ उसमें। अच्छा। सर आइंदा नहीं कहेंगे ये क्लास ऑनलाइन हो। अच्छा, नहीं वैसे सर आज बोर्ड भी पनाह मांग रहा है, देखें सर वो कहाँ से चीज निकल रही, कहाँ जा रही है। नहीं तो ये बड़े मतलब वक्तन वक्तन गई है। आपको टाइमली नोट करते तो आपके साथ ये मसला नहीं होता। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन क्लास रखना आज बिल्कुल सही था। अल्लाह ना करे बारिश हो जाती तो बहुत मुश्किल होती।
तो ये बिल्कुल सही फैसला है, इसमें मतलब मुझे कोई वो नहीं है। जी नहीं सर नहीं सही सर, है। वो तो बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो टॉपिक आसान देख लें जो जरा चल आज सके इस पे। आप हमें कुछ करके दिखा सकते हैं, हम सब आपको देख सकते हैं सब आज दावर प्रेजेंटेशन दे देंगे आज सर। आप प्रेजेंटेशन ले लो। आज आप प्रेजेंटेशन दे दें, अभी दे दें। बेस्ट ऑफ लक दावर। जी सर दावर। प्रेजेंटेशन का तो मसला नहीं, मैं फिजिकली क्लास में प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा ना, वो ज्यादा बेहतर है, जो ऑनलाइन भाई पे फिर क्या। आप जब सारे ही काम फिजिकल में करना चाहेंगे तो इसका मतलब ऑनलाइन के लिए आप मिसफिट है। सर तो बहुत मजबूरी हो तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, पर जब फिजिकल के ऑप्शन है तो। सही 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 भाई, अल्लाह आपके हक में बहुत अच्छा करे, आमीन। अच्छा, हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे एक आध ऐसा होना चाहिए, अच्छा इससे थोड़ा सा रिफ्रेशिंग मूड हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर नहीं वैसे वाकई बड़ा सर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुश्किल भाई, हो रही दीवार समझना। सर से मार लो, कोई खबर आएगी तो हम समझ जाएंगे कि असरात हुए थे, और कुछ भी नहीं हो रहा तो हम समझेंगे कि ऐसे ही फजूल बात है। जी जी जी, कोई कोई शरीफ से साहब थे जो आए थे बीच में। जी साहब पूछिए। सर वो ये सेकंड जो आपने पॉइंट बताया इम्पॉसिबिलिटी, हाँ हाँ। सॉरी इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस, ये मैं शायद मिस कर दिया, इसमें क्या बताया था सर आपने? अरे यार तुम कहाँ चले गए थे? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में मैंने ये बताया था कि परफॉर्मेंस पॉसिबल ना रहे, जैसे गधा खरीदा गधा मर गया, कुत्ता खरीदा कुत्ता मर गया। तो मर गया तो क्या बेचेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस की। सर फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट भी यही नहीं, एग्जांपल हो सकती हैं। डिपेंडिंग इवेंट ऐसे होता है, यार ये बड़ा वेग है, लॉ है ना। डिपेंडिंग इवेंट ऐसे होता है कि अगर कल बारिश आई नहीं है तो फिर बहुत गंदी मिसाल हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे कहेंगे कि अगर अगर कल पाकिस्तान जीत गया तो मैं क्या कहते हैं ना, आपको ये हम ये सौदा करेंगे, हम गाड़ी लेंगे, हम गाड़ी बेचेंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जीता तो इस खुशी में करेंगे। दोनों पार्टीज अग्री थी, कल मैच ही नहीं हुआ तो इम्पॉसिबल, पाकिस्तान हार गया। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट, जो डिपेंडिंग इवेंट था, डिपेंडिंग इवेंट हमेशा वो होता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट से हटकर हो, मगर आप उसको बेस बनाए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या बात समझ आई? जी सर। चले ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आई नो। जी सर ये पाकिस्तान ये और न्यूजीलैंड का avoidable जो मैच का हुआ था, तो ये वॉइडेबल इसको हम बोल सकते हैं ना? वॉइडेबल क्यों बोलेंगे? सर वो पहले तो जो है वो, मतलब उसकी पहले तो वॉइड था कॉन्ट्रैक्ट, आखिरी वक्त पे जो है वो न्यूजीलैंड चली गई, हाँ हाँ, तो ये एक लिहाज से वॉइडेबल हुआ ना सर? वॉइडेबल नहीं हुआ ना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ तो मैच हुआ ही नहीं ना। तो वॉइड हुआ। हाँ, खत्म हो गया, मतलब वॉइड भी नहीं कहोगे आप इसको, ये इसको आप क्या कहोगे, इसको आप, भाई कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड का मसला नहीं था। इसमें आप यूँ कहोगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, मगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो थी वो एक पार्टी ने पूरी नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं था। मिसाल के तौर पे आप गए और आपने क्या कहते हैं ना, पेट्रोल पंप वाले को पैसे दिए और आपने कहा कि यार पेट्रोल डाल दो। अब उसने पेट्रोल थोड़ा सा चोरी कर लिया, या पेट्रोल बुरी क्वालिटी का डाल दिया, तो अब उसने अपना काम पूरा नहीं किया। यानी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही था, पेट्रोल खरीदना कोई मना नहीं, कोई गलत काम नहीं, आपने भी पैसे दिए थे, वो भी पेट्रोल ही बेच रहा था, लेकिन उसने अपने काम में जो डंडी मारी है, इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया उसने। ठीक है। यानी ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। यानी सर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच ऑफ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट। सर सही है, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि आइदर पार्टी जो है ना वो सिक्योरिटी की बेसिस पे कॉल ऑफ कर सकती है किसी भी टाइम पे। तो अब जब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज मौजूद है तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या फिर किसी और चीज में आएगा? देखिए ये अगेन डिसाइड करेगी कोर्ट, वैसे मतलब लीगली स्पीकिंग ये मैटर है कोर्ट का
कि यू हैव टू प्रूव कि भाई यहाँ पर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी थी, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज थे। आपने मतलब मैं बिल्कुल ही स्पेसिफिक करूँ यही न्यूजीलैंड वाले केस की, तो इन्होंने हमें वजह नहीं बताई कि उनको क्या थ्रेट्स मिले थे, सोर्स ऑफ द थ्रेट क्या थी। तो मतलब आप एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले तो हम जा रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं जाऊं केएफसी, ठीक है, और केएफसी में मैं जाऊं और मैं कहूं कि आपका बर्गर बासी है। अब मैंने केएफसी वाले के ऊपर क्या लगाया, एलिगेशन। इल्जाम। तुम्हारा बर्गर बासी है, पैसे वापस करो। तो मुझे बताना पड़ेगा बासी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट है कि मुर्गी की टांग टेढ़ी है कि गोश्त में से खून बह रहा है, चटनी स्मेल मार रही है। मुझे कुछ समझाना पड़ेगा ना उसको। मैं कहूँ भाई बस बस है बासी, मैं कह रहा हूँ ना बासी है, तो आगे से पूछेगा ना भाई वजह तो बताओ क्यों बासी है, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। ये बात समझ आ रही है? या मैं पूरा बर्गर खा जाऊं और आखिरी का एक टुकड़ा लेके जाऊं, मुझे यार बासी था तो मैंने सोचा आपकी आपकी इंफॉर्मेशन में भी लाया जाए और ये पकड़े छोटा सा एरिया और मेरे पैसे दो। तो अगेन केएफसी वाला बोलेगा भाई तुम 95% बर्गर खा गए और अब ये छोटा सा टुकड़ा लेकर आए हो, तो ये बासी वाला तुम लेकर आए हो या वो कहाँ गया? मेरी बात समझ आ रही है? तो स्पेसिफिकली इस केस में वैसे ये फाइट करते हैं हमेशा, जो डिसीजन होता है वो पावर कोर्ट के पास है, यानी अथॉरिटी के पास है। जिस तरह कुरान में भी आता है ना कि अगर तुम्हें किसी मामले में हाकिम बनाया जाए तो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। तो आम तौर पे दुनिया की अदालत में कोई ऐसे मैटर्स हो तो कोर्ट डिसाइड करते हैं। तो ये कोर्ट का डिसीजन होगा कि वो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पे क्या डिसीजन देता है। हाँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द ग्राउंड कि बिल्कुल एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकती है, खत्म कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन भी हो। इन दैट केस देयर वाज नो वैलिड रीजन। ठीक है सर। सर जिस तरह अभी मैं आपको बताऊं, मैं रिसेंटली मैंने ट्रेवल किया था तो मैं इस्लामाबाद जा रहा था। सही। तो मैं एयरपोर्ट पे 3 बजे पहुंचा था, 4 बजे मेरी फ्लाइट थी, ठीक है। 3:15 बजे आपको अंदर जाना होता है और बोर्डिंग पास लेना होता है। ये एयर सैल मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी फर्स्ट टाइम, मैंने कहा चले एयर सैल भी ट्राई करते हैं, तो मैंने उसका टिकट ले लिया था, तो गलती की थी बहरहाल। तो 3:15 बजे उनका बोर्डिंग टाइम था कि आपको बस चेक इन करवाना है। अच्छा, हमसे सिर्फ ये गलती हो गई कि हम जब इंटर हुए तो हमारा सामान स्कैन हो गया और हमारे साथ जो लगेज था वो एयर सेल के काउंटर पे जाके, अगर आपको आइडिया हो कि वो फिर उनके पास चले आता है लगेज और आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है और आप अपना एंट्री लेके जहाज की तरफ चले आते। अच्छा, तो वो हम उस लाइन में खड़े हुए थे, हम 3 बजे एंटर हो चुके थे, 3 या 3:05 पे हो चुके थे। हमारे साथ एक क्रिकेट बैट भी था। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल स्टाफ था उन्होंने हमसे कहा कि यार आप इसकी रैपिंग करा दें, बैट इस तरह लेके जाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा ठीक है हम रैपिंग करा लेते हैं। रैपिंग के लिए हमें लग गए 2-5 मिनट। बहरहाल हम एयर साल की काउंटर की जो लाइन थी उस पर हम खड़े थे, 3 15 पे नहीं तो 3:13 पे तो खड़े थे। अब हमारी बारी आई, जो आगे वाले लोग गए, इट वॉज 3:17 और समथिंग। उसने हमसे पूछा कितने लोग हैं, हमने कहा 4 लोग हैं। उसने हमारे टिकट्स देखे और उसने कहा कि आप लेट हो गए हैं बाय 5 मिनट्स और नॉट अलाउड। अब आप इसको इस पूरे सिचुएशन में रखते हुए क्या कहेंगे कि अगर हम लेट हो गए थे और हम गलती पे थे तो आपको हमारी टिकट लेके ये पूछना ही नहीं चाहिए था कितने लोग हैं, आपको कह देना चाहिए था लेट। पूछने की क्या लॉजिक है? मेरी बात समझ आ रही है? लाइन से भगा देना चाहिए था। तो इस केस में भी हम कहेंगे ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की। यही बात समझ आ रही है? इसको इस तरीके से देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट, इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। जी सर, समझ आ रही। सर अगर एक और कंडीशन ऐड करें हाइपोथेटिकली कि ये सिक्योरिटी वाला क्लॉज है ये प्रूवन है, उन्होंने हमें कोई वैलिड रीजन दे दिया कि हाँ जो है ना वैलिड सिक्योरिटी रीजन से, ठीक थ्रेट है, से, तो उसके बाद ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहा या वॉइडेबल में से कोई एक बना? ये वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा या खत्म कि हो एक जाएगा। स्टार्ट? A contract ठीक है। ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट में बेहतरीन वैलिड सर। था और बाद में सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की वजह से
या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से, इसमें कुछ भी आ सकता है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी आ सकती है, इवन डिपेंडिंग इवेंट भी आ सकता है कि अगर अग्रीमेंट कैसा लिखा हुआ है ये देखना पड़ेगा। अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई है ना हालात खराब हो गए तो चले जाएंगे, तो डिपेंडिंग इवेंट हालात थे। बात समझ आ रही है? जी सर बेहतरीन। अच्छा सर, अगर वो कहते हैं कि वो कह सिक्योरिटी चुके, थ्रेट वो था जा लेकिन हम, चुके, और वो आता है ना कि वो पिछली उम्मत चली गई और उनको अपना हिसाब देना है और तुम्हें अपना हिसाब देना हो, तो आओ अपने अमल करो और उनको भूल जाओ। तो आगे बढ़ते हैं। सर लेकिन उनके तजर्बों से सीखना जो है ना बड़ा नहीं अहम नहीं, है। कोई मैं कख नहीं सीखना आपने कुछ, हम आगे बढ़ते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर वो वॉइडेबल, अगर जिस तरह सिक्योरिटी थ्रेट है हाँ, और उसके अंदर मौजूद है लेकिन वो फिर भी प्लेएबल है, मतलब वो फिर भी खेलते हैं, तो ये वॉइडेबल होगा लेकिन उन्होंने वॉइड नहीं किया। नहीं 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 मतलब नहीं नहीं नहीं, वॉइडेबल क्यों होगा? क्योंकि एक क्लॉज था कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट होगा मतलब तो। आप ये कह रहे हैं कि उनको दिखा के कोने पे एक चाइना बम फटा और फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम आए हैं और हम खड़े रहेंगे और हम खेलेंगे, तब? जी जी तब। हाँ, तब वॉइडेबल है। लेकिन सर अगर और पाकिस्तान और अगर अगर वो आईसीसी में वॉइडेबल क्लेम को करे, रिजेक्टिंग कर देते हैं, मतलब वॉइडेबल वॉइड था हो और जाएगा, फिर उन्होंने, हाँ तो वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड हो जाएगा। सर अगर पाकिस्तान आईसीसी में क्लेम करें कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो जो है तभी तो ये पाकिस्तान वोटेबल को होगा ना सर। प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई वाकई में ज्यादती हुई है। देखो ज्यादती के बेसिस क्या है, बहुत सिंपल है, आप हमें बताते, आप हमें बगैर बताए चले गए। आप हमारे घर पे आए थे और हमें ही बुरा भला कह के जा रहे हो और वजह भी नहीं बताई, और दुनिया भर में आपने हमारे को डिफेम किया। आप वजह तो बता दें। मैं आपसे कहूँ समी आप बहुत बुरे आदमी हैं और मजमे में रोज कहता रहूं, तो एक दिन आप बोलोगे यार आप पागल वागल तो नहीं हो गए, आप बताए तो सही मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? या आप सही बोलेंगे नहीं सही सर, कोई सही बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा तो कोई नहीं, तो आप बोलेंगे सही। ऐसा ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो जबरदस्त। अच्छा, यस ये कंक्लूड करके हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे, अब छोटा थोड़ा सही रह गया। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट वो होता है कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही ना हो, यानी उसके अंदर कोई इसेंशियल मिसिंग हो। जैसे कोई एग्जांपल दे दे, बहुत अच्छी सी एग्जांपल दे दे। सर किसी माइनर के साथ अगर वो एक्सीलेंट, जबरदस्त, सही कहा आपने। और कोई और अच्छी एग्जांपल? फ्री कंसेंट ना हो लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट हो जाए, जैसे आपने कहा कि नहीं, कोई वो भी एग्जांपल। वॉइडेबल है ना, अभी तो बताया। ठीक है, एक्सेप्ट तो फ्री आप वॉइडेबल कंसेंट, भी पूछ रहे हैं? एक्सेप्ट फ्री कंसेंट भी लिखा हुआ है, वॉइड एग्रीमेंट पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा वॉइड। जी 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 क्लास, और कोई अच्छी सी एग्जांपल दे दें। मर्डर करने का कोई एग्रीमेंट हो एक्सीलेंट, तो क्यों इसको होगा वो, क्यों गोली मार, होगा, क्यों होगा वो वॉइड? क्योंकि सर उसका मतलब क्या। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं। नहीं नहीं, आप बोला बहुत अच्छा है, लेकिन देखो वजह भी तो बताओगे ना। जी सर बता रहा हूँ, वजह अभी मैं कोई ये एक अगर। बताऊंगा, लीगल ऑब्लिगेशंस। वजह मैं ये बताऊंगा, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। जी सर। भाई लॉ में लिखा हुआ है ना कि मारना इलीगल है, जी कत्ल करना इलीगल है, तो स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। ठीक है, अब जी आप सर। लोगों का जहन चलना शुरू हो गया, अब आप चीजें खुद बयान करने की पोजीशन में आ गए। सर ये वाला हाँ, दोबारा बता दें कि नॉट डिक्लेयर एज वॉइड, मतलब वॉइड तो हो गया वो, हम्म, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं नॉट डिक्लेयर एज वॉइड? क्या मतलब? वो मतलब आपने कहा ना हमने हमने कि उसका हमने रीजन ये है कि, हमने हमने ये कहा कि इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हम इसेंशियल्स की लिस्ट देखने चले गए थे ना, इसलिए वहां ये लिखा हुआ था ना कि अगर डिक्लेयर्ड एज, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड ना हो, तो डिक्लेयर्ड एज वॉइड होना जरूरी है। इसका मतलब यूं है, बोलेंगे इसको ऐसे, ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड होगा तो वैलिड होगा। दावर भाई बात समझ आई? जी जी वो आप वैलिड का बता रहे थे, मुझे लगा कि आप वॉइड का बता रहे हैं, तो जी इसलिए मैं जी, कंफ्यूज मैंने हूँ। इनकी एग्जाम्पल को ऊपर जाके कनेक्ट किया था।
ठीक है सर, समझ ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट चीज पे, विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस का मतलब यही कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, जो वो परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे अभी हम जो क्लास ले रहे हैं ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। समथिंग नीड्स टू बी डन, समथिंग रिमेन्स टू बी डन। अभी अभी दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ होना बाकी है। ठीक है, आपने क्लासें लेनी है, मैंने पढ़ाना है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाएगा ये वाला, जब हमारा सेशन एंड हो जाएगा। खत्म हो एंड हो जाएगा। जाएगा। समाप्त हो जाएगा। आप कहीं गए खाना खाने, आपने पैसे दिए खाना खा लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट। आप कहीं गए, आपने पैसे दिए, खाना आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी। जबरदस्त। क्लास यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सवाल कर सकते नो सर। हैं। चले, जबरदस्त हो गया। सर सर ये एग्जीक्यूटिव पर एम्प्लॉयड में क्या फर्क हुआ? ठीक है, मैंने कहा ना कि आप क्लास के स्टार्ट में थे, यस सर। मैंने आपसे बताया ना, क्लासिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी ही रहेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट एक वक्त में एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट एक वक्त में एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को हम मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ दर्जों में पुकार सकते हैं। जैसे आप किसी के बेटे भी हैं और भाई भी हैं और अब्बा भी हैं और जो भी हैं, सही। तो सिमिलरली एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी हिस्सा जिसमें चीज़ें करना बाकी हो। अब हो सकता है इम्प्लाइड भी हो, एक्सप्रेस भी हो, वैलिड भी हो। बात समझ आ रही है? सर यस सर, लेकिन सर जब पेपर्स में आएगा तो हम उसमें सारी बताने ठीक है, अगर सवाल में ये आता है कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू आंसर परफेक्ट होगा। इन्फोर्सेबिलिटी, तो इन्फोर्सेबिलिटी में आपने अपना डोमेन रिस्ट्रिक्टेड रखना है इन 4 हेडिंग्स पे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन तो आपने बताना है कि फॉर्मेशन के हिसाब से ये, इन्फोर्सेबिलिटी के हिसाब से ये, परफॉर्मेंस के हिसाब से ये। विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस आता है तो आपने अपना डोमेन यहाँ तक रखना है। विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन आता है तो आपने अपना डोमेन यहाँ तक रखना है। बात समझ आ रही है? सर ये एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड में थोड़ा सा फर्क बता दें। एग्जीक्यूटेड का मतलब ये होगा कि कुछ भी करने को बाकी ना रहे, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो एग्जीक्यूटेड है। और एग्जीक्यूटिव का मतलब किसी एक पार्टी की तरफ से या दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ करना बाकी हो। सही सही, ठीक हो गया। और सर ये वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट वो हो जाएगा जैसे वो मर्डर वाली एग्जांपल हुई, नॉट डिक्लेयर एज वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट वो होगा जिसमें कोई एसेंशियल मिसिंग हो। किसी बच्चे के साथ आपने कॉन्टेक्ट कर लिया, आपने किसी पागल के साथ कर लिया, आपने कोई गलत कॉन्टेक्ट कर लिया, आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस के अंदर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन ना थी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन ना हो, ये वॉइड एग्रीमेंट है। सही सही, ठीक है जी। ठीक है जी, हमें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, 8:29 हो रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 15 मिनट का ब्रेक विद 1.25 घंटे की क्लास और 5 मिनट का ब्रेक विद 1 घंटे की क्लास। 5 मिनट का ब्रेक सर। जी, आप लोग बता सकते हैं मुझे? यस सर, सेकंड ऑप्शन सर, सही। 5 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे। 5 मिनट का ब्रेक। बेहतरीन हो गया। तो आप लोग 5 मिनट में आ जाए, 35 पे आ जाए। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।